चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस देखे थे बचे हुए, एंड देन वी स्टार्टेड विद एक्सरसाइज क्वेश्चन, है ना। और एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी हमने शायद 7-8 तक देख लिया था। 8 क्वेश्चन लास्ट था हमारा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन एंड करते हैं इस चैप्टर को यहीं पे आज। क्वेश्चन नंबर 10 भी तो देख लिए थे क्या? देखो एक बार, मुझे तो याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 भी देखा था हमने। केसी केपी का रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन था, है ना, कि केपी आपको दिया हुआ था और केसी निकालने बोला था, और इस रिएक्शन में डेल एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 - 3 - 1। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं देखे थे, बट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन ने देखा था। देख रहे हो क्वेश्चन? डेल एन जी का वैल्यू निकालना बताया था ना मैंने। डेल एन जी कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है गैसियस माइनस रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल है गैसियस, दोनों को माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको केपी दिया हुआ है और केसी निकालने बोला है। चलो करो जल्दी से कॉपी में क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन क्या क्या लिख लो पहले। आपको गिवन है क्वेश्चन में केपी। केपी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज। केपी इज 2 × 10⁻10 बार सॉरी। एंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2SO2 + O2 इक्विलिब्रियम विथ SO3, 2SO3। तो डेल एनजी निकल जाएगा। डेल एनजी क्या हो जाएगा? 2 - 1 + 2। 2 माइनस, यहां कुछ नहीं तो 1 है, और ये 2, 1 + 2, तो आपका डेल एनजी आ जाएगा -1। डेल एनजी आ जाएगा -1। रिलेशनशिप क्या होता है? केपी इज इक्वल्स टू केसी डेल्टा सॉरी आरटी टू द पावर डेल एनजी। ठीक है, पुट करिए वैल्यू। केपी की वैल्यू है 2 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय R × T -1 होगा ना, तो ऊपर ही आ जाएगा पावर। नहीं समझेंगे क्या बोल रहा हूं मैं? अगर RT टू द पावर -1 है तो ऊपर जाके RT हो जाएगा वो, तो मतलब मल्टीप्लाई करना अल्टीमेटली। तो Kc इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻10 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 450, और R का वैल्यू 0.083। 0.08। थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हम R की वैल्यू 8.314 यूज कर रहे थे, यहाँ पे 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। वहां जूल पर केल्विन पर मोल था, यहाँ पे लीटर बार पर केल्विन पर मोल। बस अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो केसी आ जाएगा। इतना करके छोड़ देना, है ना। कैलकुलेशन पार्ट आप लोग घर में देखना। 11 जल्दी पढ़ के बताओ मुझे, बनेगा कि नहीं बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। A sample of HI is placed in a flask at a pressure 0.2 atm. At equilibrium, partial pressure of HI is 0.04 atm. What is Kp for the given equilibrium? बताओ ये बनेगा क्या? निकालना आपको है Kp। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं भाई, पार्शियल प्रेशर मतलब है कि, ध्यान समझना क्वेश्चन, है ना। 2HI जो है ना, वो रिड्यूस या सॉरी वो कन्वर्ट हो रहा है H2 और I2 में। ये क्वेश्चन है। आपने जब बीकर लिया था शुरुआत में, ये वेसल है, इसके अंदर HI पड़ा हुआ है, ठीक है। तो HI के वेपर बनने चालू हुए। HI के वेपर बनने मतलब सॉरी HI ब्रेक होना चालू हुआ H2 और I2 में। पहले जो आपका HI था यहाँ पे, एक्चुअली वेसल लेना नहीं चाहिए था, वो तो गैस ही है पूरा। तो HI जो पूरा गैस था, उसके कारण प्रेशर कितना था पहले? 0.4 बोला है ना, 0.2 एटीएम, सॉरी 0.2 एटीएम था। अब जैसे जैसे H2 और I2 बन रहे होगे, ये कम हो रहा होगा ना। जैसे इसका अगर एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ तो ये दोनों एक एक बने, कि सॉरी दो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ तब एक एक बने ना। या 2HI लिखा है ना, जब 2HI डिसोसिएट हुआ तब जाके एक एक बने ना। तो ऐसे ऐसे इसका प्रेशर 0.2 एटीएम से कम होता जाएगा धीरे धीरे, और इनका प्रेशर बढ़ता जाएगा। करेक्ट। तो वो क्या बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर HI का मतलब क्या है? अब यहाँ पे 3 गैस है, HI भी है,
H2 भी है और I2 भी है। तीनों का प्रेशर मिला करके टोटल प्रेशर आप रीड कर पाओगे यहां से बैरोमीटर से, बट इंडिविजुअल प्रेशर को क्या नाम दोगे? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 वो आपको यहां से दिख जाएगा। पर इंडिविजुअल को क्या बोलोगे? पार्शियल। ये जो बाहर दिख रहा है वो तो टोटल है, जो तीनों का सम है। तो तीनों का क्या है? सम टोटल है। समझ में आ रही बात में क्या बोल रहा हूं? है ना, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्यों नाम पड़ा उसका? क्योंकि इसका अकेले का प्रेशर फुल प्रेशर थोड़ी ना है, या इसके अकेले का प्रेशर फुल प्रेशर थोड़ी ना है। फुल प्रेशर तो तीनों पार्शियल प्रेशर को ऐड करके है। क्यों? क्योंकि उस जार के अंदर तीनों गैसें थे, तो इस प्रेशर पे तो तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा ना। थोड़ा बहुत HI के वेपर भी धक्का दे रहे होंगे, थोड़ा बहुत H2 के वेपर भी प्रेशर मार रहे होंगे, थोड़े बहुत I2 के प्रेशर मॉलिक्यूल भी प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे। तीनों का सम टोटल ही आपको यहां दिखेगा। समझ में आ रही बात? हाँ, तो बताएंगे इसका केपी निकलेगा। शुरुआत कैसे करोगे आप? देखो, 2HI गिव्स H2 प्लस I2 से शुरुआत की हमने, और यहां पहले लिख दिया 0.2 ATM। शुरुआत ऐसी करते हैं अपन, इन दोनों को 0 0 रखेंगे, आया ना। फिर क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर ऑफ HI हो गया 0, इसका 0.04 हो गया। कितने से रेड्यूस हुआ ये? जितने से भी रेड्यूस हुआ होगा ये, उसके आधे से उन लोग इंक्रीज होंगे। क्या बोलते हैं? समझा मैंने क्या बोला? जितने से भी ये रेड्यूस हुआ होगा ना, उसका आधे से वो दोनों बढ़ेंगे। तो इसमें और इसमें कितना अंतर है? 0.16। 0.16 नहीं, 0.16 0.04 ऐड करो, 0.2 नहीं आएगा क्या? तो अब ये 0.04 बचा है, इसका प्रेशर बचा है इतना, यानी कि बाकी का H2I2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो आपका कन्वर्जन 0.16 का आधा हो जाएगा, यानी कि 0.08। 0.08 समझे क्या? 0.08 कैसे आया? ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में 0.08। ये आपको समझना है कि हमने शुरुआत की थी 0.2 ATM प्रेशर से, पर वो धीरे धीरे HI डिकम्पोज हो रहा है ना H2 और I2 में, तो HI कम होगा तो उसके कारण प्रेशर भी कम होगा। कम होते होते कितना हो गया प्रेशर अब? तो कितने से कम हुआ? 0.16 से। जब ये 0.16 से कम हुआ है तो ये लोग 0.16 से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि रिएक्शन में आप देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका 2 है, इनका 1 है। तो अगर ये 0.16 से घटा है तो ये दोनों 0.08 से बढ़ेंगे। समझ गए ना? पक्का? तो ये हो गया हमारा वैल्यू, तीनों का आ गया वैल्यू। अब पुट कर दो केपी के इक्वेशन। क्या होता है केपी? इसका केपी क्या लिखोगे जल्दी बताओ? प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2। कंसंट्रेशन तो ना ले लोगे, अब केपी निकाल रहे हो ना, अपॉन प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर करना मत भूलना। होल स्क्वायर क्या? एक ही तो है वो, क्या होल स्क्वायर? ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम? एंड व्हाट इज द प्रेशर ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम? 0.04। और इसका बस अभी इसको सॉल्व करना है, सॉल्व तो हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व करोगे तो 64 आता है, 0.0064, और नीचे 4 4 16, 0.0016। कैंसिल करो, क्या आएगा आंसर? 4। आंसर क्या आएगा? 4। समझ गए क्या? ये बनना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12। A mixture of 1.57 mole of N2, 1.92 mole of H2 and 8.13 mole of NH3, इन तीनों के मिक्सचर को इंट्रोड्यूस किया गया इनटू अ 20 लीटर रिएक्शन वेसल। एक बहुत बड़ा रिएक्शन वेसल होगा,
ऊपर से पैक्ड होना चाहिए क्योंकि तीनों गैसेस है, उड़ ना जाए। समझ रहे? उड़ गई तो फिर इक्विलिब्रियम कहां से आएगा? ठीक है, यानी कि तीनों का वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर, क्योंकि गैस का तो कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है डेफिनेट। गैस का वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बराबर होता है? वेसल के, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। तो तीनों का वॉल्यूम क्या होगा? 20 लीटर, 20 लीटर, 20 लीटर। देखिए तीनों के ना नंबर ऑफ मोल दिए, मोलारिटी नहीं दी। आप समझ लो क्वेश्चन का मतलब? तीनों के मोल नहीं दिए, क्या दिए हैं? सॉरी, मोलारिटी नहीं दिया है, मोल दिया है। तो आपको मोलारिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो तीनों के लिए वॉल्यूम 20 लोगे, तीनों के लिए वॉल्यूम क्या लोगे? 20। ठीक है, तो ऐसे अपना तीनों का मोल आ जाएगा। ठीक है, ओके। एट 500 केल्विन, एट दिस टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, Kc का वैल्यू इतना आ रहा है 1.7 × 10⁻²। तो इज दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, क्या अभी वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है क्या? उसके लिए आपको Kc निकालना पड़ेगा पहले गिवन वैल्यूज के साथ। अगर वो Kc की वैल्यू 1.7 से मैच होती है तो आप बोलोगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो मतलब समझ रहे हैं क्या? अपन ने एक Kc का वो पढ़ा है एप्लीकेशन, रिएक्शन कोशेंट वाला, क्यू, क्यूसी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट। देखो कोई भी रिएक्शन का अगर आप, ये आपका समझ लो ए प्लस बी गिव सी प्लस डी है, इक्विलिब्रियम में जब पहुंचेगा तब तो उसको आप केसी बोलते हो। कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, करेक्ट? ये होता है ना आपका केसी। पर अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा है और तब भी आप यही रेशियो कैलकुलेट कर दिए, तब वो वैल्यू कहलाती है रिएक्शन कोशेंट। तो क्या कहलाती है वो? रिएक्शन कोशेंट। तो मतलब आप ये समझो कि ये वाली वैल्यू अगर आप किसी भी समय पर निकालते हो अदर देन इक्विलिब्रियम, देन दैट वैल्यू इज नोन एज रिएक्शन कोशेंट। अगर वो रिएक्शन कोशेंट केसी के बराबर आ रहा है मतलब आप इक्विलिब्रियम में ही निकाल रहे हो वो वैल्यू, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। और अगर नहीं तो अगर केसी का वैल्यू बड़ा है, क्यूसी छोटा है, तो क्यूसी को केसी तक पहुंचना पड़ेगा। क्यूसी को केसी तक, उसके लिए क्यूसी को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ता है क्यूसी? जब आपका सी और डी बढ़ेगा, ए और बी कम होगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से कम आएगा तो क्यूसी का वैल्यू ज्यादा है, मतलब केसी का वैल्यू कम है, तो क्यूसी को केसी तक लाना है, कम करना है। तो क्यूसी को कम करना पड़ेगा। क्यूसी कब कम होगा? जब सी और डी कम होगा, ए और बी बढ़ेगा। सी और डी कम होगा, ए और बी बढ़ेगा, तब तो क्यूसी का वैल्यू कम होगा ना, और वो केसी के बराबर पहुंचेगा। तो पहले आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन इस कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो पहले आप केसी निकालो गिवन इक्वेशन का। क्या हमारा इक्वेशन? इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका? N2 + 3H2 gives you NH3, अमोनिया 2NH3। क्या क्या इनका कंसंट्रेशन? अच्छा इसका क्यूसी लिख लेते हैं पहले। क्यूसी क्या होता है? NH3 के कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का कंसंट्रेशन इनटू H2 के कंसंट्रेशन का क्यूब। इनके कंसंट्रेशन नहीं दिए बट इनका नंबर ऑफ मोल तो दिया है, डिवाइड बाय 20 का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूं। अमोनिया का वैल्यू क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन अमोनिया का दिया ना भाई, चारों का, तीनों का दिया है 8.13। 8.13 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1.57 डिवाइडेड बाय 20 का, बस स्क्वायर नहीं करना, यहां क्यूब करूंगा। H2 का क्या वैल्यू दिया हुआ है? 1.92 अपॉन 20 का क्यूब। ये वैल्यू निकालोगे ना क्यूसी, तो अगर ये वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻² आई तो आप बोलोगे कि हाँ इक्विलिब्रियम है। तो वैल्यू निकाल के बताओ पहले कितनी आ रही है। अच्छा बड़ा कैलकुलेशन हो गया ये। ये मैंने कैलकुलेटर से करके निकाला है।
2.38 इंटू 10⁻3 अच्छा ये भी करना है, देखो तो अलाउड है तो कर सकते। देखो ये वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर तो नहीं आ रही है, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही है ना वैल्यू। तो आपने जब डाला था ना इतनी सारी चीजें, तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं थी, पर अब वो इक्विलिब्रियम अटेन करेंगी। अब क्वेश्चन ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन से इक्विलिब्रियम अचीव होगा कि बैकवर्ड से होगा? बैकवर्ड। किसने बोला बैकवर्ड? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि केसी का वैल्यू ज्यादा, क्यूसी का वैल्यू ज्यादा है केसी से। अब क्यूसी को आपको केसी तक लाना है, यानी कि कम करना है। तो कम ये तभी होगा जब न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ने का मतलब है कि N2H2 बनना चाहिए, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ आया क्या? क्लियर हो क्वेश्चन? मतलब आपने यहाँ पे रिएक्शन ना, सुनो इधर, आपने यहाँ पे रिएक्शन शुरू से चालू नहीं किया था कि N2H2 डाल के रिएक्शन चालू करवाए। उस समय तो हमेशा फॉरवर्ड से ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा। क्या बोलते हैं? जो बोला समझा आपको? रिएक्शन मिक्सचर खाली है, आपने उसमें नाइट्रोजन डाला और हाइड्रोजन डाला और रिएक्शन चालू हो गया, तो ऑब्वियसली वो फॉरवर्ड से ही इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। बट अभी का केस ऐसा नहीं था। अब आपने एक रिएक्शन मिक्सचर में तीनों डाला है, N2 भी डाला, H2 भी डाला और अमोनिया भी डाल रहे हो, तो अभी भी वो रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलेगा। बट फास्ट कौन सा होगा? बैकवर्ड। यहां फास्ट कौन सा होगा? फॉरवर्ड, क्योंकि अभी अमोनिया तो था ही नहीं, तो बैकवर्ड कहां से चालू हो जाएगा? धीरे धीरे जब अमोनिया बनना चालू होगा तब बैकवर्ड रिएक्शन चालू होगा ना। और अगर ऑलरेडी आप कोई चीज को बना बुनाया डालोगे कि N2H2 अमोनिया तीनों डाल दिए साथ में, तो अब तो तीनों है रिएक्टिंग मिक्सचर में, तो अब इक्विलिब्रियम कहां से अचीव होगा वो अपन क्यूसी की वैल्यू देखकर ही बता पाएंगे। क्योंकि क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा आ रही थी, तो उसको कम करके यहां तक पहुंचाएगा वो। तो ऐसा शुरुआत करोगे तो बहुत नुकसान होगा अगर अमोनिया की फैक्ट्री चला रहे हो। समझे क्या? अरे अमोनिया बना रहे हैं तो अमोनिया ही क्यों डालेंगे? सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? अमोनिया बना ही रहे हो तो अमोनिया डालोगे क्यों? वो तो बना बुनाया है ना, और आप वो रिएक्शन मिक्सचर में डाल ही इसलिए रहे था कि अमोनिया बने। क्लियर है? तो इसका पहला पहला आंसर क्या रहेगा कि नो, द रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये ऐसा पूछा ना आपसे, पहला क्वेश्चन क्या है, पार्ट पहला पार्ट क्या है कि इज दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम? तो नो। फिर इफ नॉट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाकर के वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। तो ये नुकसान वाली बात हो गई। ठीक है? आप ऐसा रिएक्शन मिक्सचर डालो, अगर आपको डालना भी है ना कि डाल करके शुरुआत करेंगे अमोनिया डाल करके, तो इतना रिएक्शन मिक्सचर डालो कि वो वैल्यू ना इससे कम आए, यूसी का वैल्यू, तब वो फॉरवर्ड जा करके ये अचीव करेगा, तब अमोनिया कुछ बनेगा। भी अभी तो बना हुआ है अमोनिया जो आपने डाला ना, उससे N2H2 बन रहा है। तो हमने डाली फैक्ट्री अमोनिया बनाने की, पर हम बना रहे हैं N2H2, रॉ मटेरियल बना दे रहे हैं। समझे क्या? और 13 तो हो जाएगा। देखो उल्टा काम करना है। अब आपको केसी दिया है, इसका बैलेंस इक्वेशन लिखना है, ये तो लिख लोगे ना, जो उनके पावर है ना वही स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। सुन रहे हो? और जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखे हैं वो हमारे प्रोडक्ट है, और जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं वो हमारे, लिख जाएगा बैलेंस की इक्वेशन। बताओ जल्दी क्या होगा बिना लिखे? सीमा बताओ, सीमा। हाँ? इधर मतलब किधर? अरे रिएक्शन बताओ। हाँ, +6H2O। हाँ, इक्विलिब्रियम का साइन प्रो 4NH3 +5O2। समझ गया क्या? ये तो बहुत सिंपल था। सिक्सटींथ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हो? केपी दिया है ना,
के लिखा है कि केपी लिखा है? केसी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं 17 देखो, 17 क्या लिखा है? केपी लिखा है कि के लिखा है? हाँ चलो ठीक है, केपी। 0.04 एटीएम। अगर सिर्फ के भी लिखा रहता तो समझ जाते ना वैल्यू देख करके, एटीएम में तो वो केपी होगा। ठीक है, तो के आपको दिया हुआ है फॉर इक्विलिब्रियम शोन बिलो। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट 4 एटीएम प्रेशर अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम? इसका बस इक्वेशन लिख के दिखा दो मुझे, बाकी आप लोग कर लोगे जल्दी। चलो, इक्वेशन लिखा हुआ है, केपी का इक्वेशन लिख के दिखाओ जल्दी से। केपी का इक्वेशन, इक्वेशन है C2H6 when allowed to come to equilibrium, वैल्यू आई C2H4 प्लस H2। दिख रहा है? जिसमें इनिशियल प्रेशर कितना है? इनिशियल प्रेशर 4 एटीएम। दिख रहा है? तो इनिशियल प्रेशर इसका था 4 एटीएम और इनका है अभी 0। ये रह गया इनिशियल। चलो फाइनल का लिखो इसको पूरा, और केपी का वैल्यू चाहिए मुझे। केपी क्या अपॉन क्या इंटू क्या 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 करोगे? क्या हो गया? लिखे? देखो, अगर मान लेते हैं कि इसका प्रेशर पी क्वांटिटी से कम हुआ, तो इसका अभी का प्रेशर कितना होगा? 4 - पी। और इनका प्रेशर क्या लिखूं? नहीं, अरे पी से कम हुआ है ना, तो उनका पी से बढ़ेगा। हाँ, पी पी बस। पी पी। हाँ, यहां अगर 2 होता तो आप यहाँ पे 2 पी लिखते। बोल भाई, देखो ही बोल रहा हूँ। तो इतना डाउटफुल निगाहों से देख रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये क्या लिखा है देखो, अपन लिखे क्या है कि लेट प्रेशर ऑफ C2H6 reduces by PATM at equilibrium। तो रेड्यूस हुआ ना पी से, तो अभी कितना प्रेशर होगा? 4 - पी। ठीक है, और उस समय इनका क्या क्या प्रेशर हो जाएगा? जितना इसका प्रेशर कम हुआ है उतने ही से इनका प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे हो क्या? इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, तो आ गया अपना ये वैल्यूज। तो ऊपर पी, नीचे 4 - पी, सबके ऊपर पावर 1 ही रहेगा। और केपी का आपको दिया है, कितना दिया केपी वाले क्वेश्चन में? 0.04। 0.04 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन, यहां बनेगा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ वहां फॉर्मूला लगाओगे, सीधाचार्य वाले फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट में B² - 4AC/2 है। उससे आपका पी का वैल्यू आ जाएगा। एक वैल्यू पॉजिटिव आ रहा होगा, एक वैल्यू नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव वैल्यू को लेना, यहाँ पे पुट कर देना तीनों की जगह पर, और फिर वैल्यू। यही तो पूछा आपसे, व्हाट इज द प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल। ठीक है, इतना तो कर लो, फिर ये बने कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करते रहना, है ना? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 भी है, 19 भी है, ऐसे ही।
24th क्वेश्चन देखो, डज द नंबर ऑफ मोल्स, 24th है कि 25th है? 25 है। डज द नंबर ऑफ मोल्स, वही है ना? देखो उसको, डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया इज सब्जेक्टेड टू अ डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। पहले में क्या हो रहा है देखो, PCl5 ब्रेक होकर के PCl3 और Cl2 दे रहा है, तो इस केस में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज, क्योंकि उधर 2 मोल बन रहा है, यहाँ पे 1 मोल गैस थी, वहां पे 2 मोल गैस है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे जो प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे। समझ रहे हैं क्या? तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। ठीक है, सेकेंड का देखो, हाँ हाँ, फॉरवर्ड में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपको वहां पे सॉलिड मिल गया, लेफ्ट साइड में आपके पास गैसेस थे, तो फॉरवर्ड में डिक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड में इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रेशर विल इंक्रीज इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज। ठीक है, और थर्ड देखो, क्यों? क्योंकि दो बराबर तो है दोनों तरफ, क्यों डिक्रीज होगा? सॉलिड तो एक इधर भी है इधर भी है, अब गैस को देखो ना, 4 मोल इधर भी थी, वहां भी 4 मोल है, तो देर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अपने पढ़ा था ना कि तीन इफेक्ट पड़े थे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर वाला चेंज तभी इफेक्ट करेगा जब दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होंगे। यहाँ तो दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, 4 4, तो यहाँ पे प्रेशर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, यहाँ भी अगला 26 क्वेश्चन भी वही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, ऑल्सो मेंशन वेदर द चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो राइट और लेफ्ट। जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल इक्वल दिखेंगे ना, वो लोग को कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज का। यहां तो खैर इंक्रीज ही कर रहे हैं। तो पहला वाला देखो, यहां 2 है और यहां पे भी 2, यहां 3 है, राइट साइड में 3 है ना? अरे हाँ है ना? पहला वाला यही है ना इक्वेशन, CH4। अच्छा, तो यही वाला देखो, चलो CH4 प्लस 2S2 गिव्स यू CS2 प्लस 2H2S। ये तीनों गैस है, ये दोनों और ये तीनों, इनफैक्ट चारों। अच्छा, यहां भी तो नहीं है कोई इफेक्ट, तीन तीन ही तो है, एक और दो तीन, उधर भी एक और दो तीन, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। व्हाट अबाउट सेकेंड, उसमें भी कुछ नहीं होगा। सेकेंड है आपका CO2 प्लस C, है ना, उसमें भी दो दो ही है। और थर्ड है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स यू 4NO प्लस 6, इसमें होगा। लेफ्ट साइड में 9 मोल है और राइट साइड में 10 मोल है, यहां प्रेशर का इंक्रीज करने से कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। अब बताओ क्या होगा? देखो 4NH3, ध्यान से समझना, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स यू 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, इंक्रीज हो रहे हैं यानी कि प्रेशर बढ़ेगा, और बैकवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, डिक्रीज हो रहे हैं, तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। करेक्ट, ये पहले अपन समझ ले। अब अपन अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो नो डाउट यहाँ पे तो डिस्टर्बेंस होने वाला है ना, ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि तभी तो अपन पहले दो को डिस्कार्ड कर दिए, क्योंकि पहले दोनों में नंबर ऑफ मोल दोनों साइड में बराबर थे, देयर विल बी नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम इफ द प्रेशर इज इंक्रीज। बट इसमें तो होगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर उसका अंडू इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। प्रेशर डिक्रीज कब हो रहा है? बैकवर्ड में। तो ये आपका लेफ्ट हुआ, राइट और लेफ्ट के नाम से पूछा है आपसे, एक्चुअली बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं पूछा है। तो देखो ना अच्छे से क्वेश्चन, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड मेरे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉज व्हाट वेदर द चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो टू द राइट और लेफ्ट डायरेक्शन। तो राइट और लेफ्ट के हिसाब से आप लेफ्ट बोलोगे, और फॉरवर्ड बैकवर्ड के हिसाब से आप बैकवर्ड बोलोगे। समझ गए क्या? तो बाकी क्या बन जाएंगे इसके? अरे हाँ है ना?
अगला क्वेश्चन वो BR2 वाला भी, HBR वाला क्वेश्चन भी वैसे ही बनेंगे जैसे मैंने पीछे बनाए हैं सारे क्वेश्चन। ट्वेंटी सेवन 28 होगा आपके में शायद। हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड, मिला? कौन सा क्वेश्चन है ये? डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन, वही है ना? हाँ, पढ़ो उस क्वेश्चन को। नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम as per the following endothermic reaction, CH4 plus H2O gives you CO plus 3H2. Write the expression for Kp for the above reaction. Kp तो लिख दोगे जल्दी से, जल्दी लिखो Kp सब इक्वेशन का। सारे के सारे गैस हैं, सबका पार्शियल प्रेशर लोगे और पावर में चढ़ा देना भाई, जिसके में भी जो भी कोफिशिएंट होगा, सुन रहे हो? जिनका जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो कहां चढ़ जाएगा? पावर में। देखिए Kp, Kp क्या हो जाएगा इसका? Kp CO, प्रेशर ऑफ CO इंटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CH4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। क्यूब क्यों? वो तो बनी है क्या? डन, आगे बढ़े। चलो इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। केपी तो हो गया। हाउ विल द वैल्यू ऑफ केपी, बढ़े आगे। हाँ, हाउ विल द वैल्यू ऑफ केपी एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर? अभी अभी वाला जैसे क्वेश्चन ही है। आपने अगर प्रेशर बढ़ाया तो देखो लेफ्ट साइड में 2 मोल है और राइट साइड में 4 मोल है, हाँ या ना? पुरानी इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? लेफ्ट साइड में 2 मोल गैस है और राइट साइड में 4 मोल, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। ये तो अपन को देख के समझ में आता है। जहां नंबर ऑफ मोल कम से ज्यादा हो रहे हैं मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा से कम हो रहे हैं प्रेशर घट रहा है, ठीक है? तो इसका क्या होगा? अगर इंक्रीज करेंगे प्रेशर तो इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज कब हो रहा है? बैकवर्ड। तो हाउ विल बी द वैल्यू ऑफ Kp एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड? तो क्या लिखोगे अपन? क्या लिखेंगे? Kp तो देखो कांस्टेंट रहता है, Kp चेंज नहीं होगा, बट उसको कांस्टेंट रखने के लिए इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इनका कंसंट्रेशन कम होगा। उसी को तो बैकवर्ड बोलेंगे। बैकवर्ड में ये कम होते हैं, ये बढ़ते हैं। फॉरवर्ड में ये कम होते हैं, ये बढ़ते हैं। क्योंकि फॉरवर्ड में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और बैकवर्ड में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। केपी तो कांस्टेंट ही रहता है, केपी थोड़ा चेंज होता है। अरे केपी को कांस्टेंट रखने के लिए तो ये सब हो रहा है, तो केपी चेंज नहीं होगा। केपी चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो केपी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो वापस से कांस्टेंट हो जाएगा, आइदर बाय फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। तो अभी यहाँ पे बैकवर्ड से केपी का वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है? तो by increasing the pressure, number of moles per unit volume will increase. In order to decrease the same, equilibrium gets shifted to backward direction. As a result, more of reactant will be formed and the value of Kp will decrease. पहले डिक्रीज होगी फिर वो वापस से कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है? हाँ, टेम्परेचर का बताइए। टेम्परेचर, टेम्परेचर ये क्या रिएक्शन है? एंडो है कि एक्सो है? पढ़ो क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा कि एंडो है। हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम। आप हीट दे रहे हो, ये एंडो है। एंडो में मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे फॉरवर्ड में हीट देते हो और यहाँ पे आप मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट इज एब्सॉर्ब एंड बैकवर्ड में हीट इज रिलीज। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन में हीट इज रिलीज। आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। टू रीअचीव द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर कम कब होगा? फॉरवर्ड में होगा भाई। बैकवर्ड में तो आप हीट और बढ़ा दोगे फॉरवर्ड, ठीक है? फॉरवर्ड में टेम्परेचर कम हो रहा है, क्यों टेम्परेचर कम हो रहा है? क्योंकि हीट इज एब्सॉर्ब्ड। बट अगर आप बैकवर्ड देखोगे तो बैकवर्ड में तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर कैसे कम होगा? वो तो और बढ़ेगा, ठीक है? और थर्ड लिखा है यूजिंग अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये तो अपन वहां भी पढ़े थे।
हाँ बस कैटलिस्ट आपके बस इक्विलिब्रियम को फास्ट अचीव करने में हेल्प करता है, उससे आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। तो द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट विल नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, सिंस दोनों ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन उस पर डिपेंड कर रहे हैं, दोनों कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं। बस ये है कि इट विल अटेंड मोर फास्टर, जल्दी क्विकली अटेंड हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ CH3OH, रिमूवल ऑफ CO एंड रिमूवल ऑफ CH? ये बना लोगे क्या? ये हो जाएगा, ये पूरा ली चैटलेट से चलेगा। कौन सा ये वाला क्वेश्चन? आपका पहला वाला, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज, प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज, यही तो पढ़े अपन तीनों ली चैटलर में। ली चैटलर बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट में से, है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या बताना है कि H2 बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एडिशन ऑफ CH3OH उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिमूवल ऑफ CO से बैकवर्ड ही जाएगा ना, कि CO बढ़ाना है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, और रिमूवल ऑफ CH3OH फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी है 473 केल्विन वाला। पहले केसी का वैल्यू लिखने बोला है, फिर रिवर्स रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू कैसे लिखोगे? रेसिप्रोकल। पिछले क्लास में भी तो अपने क्वेश्चन किया था ना, 1/KC। फिर यहां भी बोल रहा है कि केसी का क्या होगा इफ मोर ऑफ PCl5 इज एडेड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंट केसी इंक्रीज डिक्रीज होता है, बट वापस से कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे अगर आपने इसी इक्वेशन में PCl5 को बढ़ाया, ध्यान देना, PCl5 गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2 इफ यू इंक्रीज PCl5। अगर आपने PCl5 को बढ़ाना ही बोला है ना, by adding, what would be the effect on Kc if more of PCl5 is added? तो ये कहा जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो Kc विल इंक्रीज। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? प्रेशर की टेम्परेचर? अच्छा टेम्परेचर का बताओ मुझे, कौन सा रिएक्शन है ये, एंडो है कि एक्सो है? कैसे एक्सो भाई? डेल एच का वैल्यू प्लस लिखा हुआ है। डेल देखो, अगर डेल एच ऐसे लिखा ना, ध्यान दो इधर मेरी बात, अगर डेल एच इज इक्वल्स टू प्लस समथिंग कुछ लिखा है तो ये एंडोथर्मिक का है तरीका शो करने का, और अगर माइनस समथिंग लिखा है तो ये एक्सोथर्मिक शो करने का तरीका है। रिएक्शन के साथ कैसे शो करेंगे? A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी प्लस हीट, एक्सो। अब यहाँ पे आपको प्लस हीट तो अपन एंडो बोलते हैं, ये कॉमा देख करके ऐसे लिखते हैं क्योंकि प्लस और माइनस उसका तरीका होता है ना शो करने का डेल एच का, कि डेल एच अगर वैल्यू प्लस ले रहे तो एंडोथर्मिक और माइनस में एक्सोथर्मिक, अपन थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं। और यहाँ तो अपन लिख रहे हैं कि प्रोडक्ट के साथ साथ हीट बन रही है, और ऐसा किसमें होता है? एक्सो में। और ये हीट अगर प्लस यहां लिखी होती तो एंडो हो जाता, ठीक है ना। और कॉमा देखिए लिखा है तो वो आपको साइन से समझ में आएगा, प्लस साइन है तो एंडो और माइनस है तो एक्स, ठीक है। डाइहाइड्रोजन APKC, अगला ये भी हो जाएगा। पर देखना इन क्वेश्चंस को, है ना, क्योंकि सब ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही है, थोड़ा कहीं अटकोगे तो पूछना, कोई क्वेश्चन में अगर फंसेंगे तो। 34 में आओ, 34 है कि 35 आपकी बुक में? व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, है ना। और राइट द फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड और बेस फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज, ये भी अपन पढ़े हैं कि किसी का भी अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड और बेस लिखना है तो अपन H का ही फर्क होता है, H पॉजिटिव का फर्क होता है। एक रिएक्शन लिख के देखें किसी का, हाँ, जैसे HNO2 का क्या होगा? NO2 पूरा सिर्फ NO2 नहीं लिखेंगे, NO2 नेगेटिव। अगर ये आपका एक कॉन्जुगेट क्या है, एसिड है, तो ये H पॉजिटिव लूज करेगा, तभी तो ये एसिड है। और लूज करने के बाद बचेगा क्या? NO2 बचेगा, बट पावर भी तो लगाओगे नेगेटिव, क्योंकि जब ये H पॉजिटिव निकला है बाहर तो ये उतना ही नेगेटिव दे के बाहर निकलेगा ना। तो NO2 नेगेटिव हो गया आपका कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड HNO2। HNO2 इज नोन एज ब्रोंस्टेड एसिड, और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? NO2 नेगेटिव। समझ रहे हैं क्या? एक और देखो, क्या किसका?
हाँ HCN, CN नेगेटिव HCN हो जाएगा, यानी कि CN नेगेटिव क्या था, बेस। हाँ, तो वो एसिड बनेगा, तो HCN, तो HCN उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। फिर यही HCN देखो ना, यही HCN H पॉजिटिव लूज करके CN नेगेटिव बनता है, तो ये बेस हो गया। तो ये अगर आपका ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस, तो ये अगर बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड। H का फर्क है। फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में देखो, लुईस एसिड्स कौन कौन है। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H2O में तो O के पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, H2O तो एक्चुअली लुईस बेस है। BF3 आपका एक लुईस एसिड है। हाँ, क्या H2O टाइप मतलब? नहीं, NH4 कैसे है, देखो अमोनिया से ही तो बना है NH4, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, NH4 पॉजिटिव नहीं है। देखो हर पॉजिटिव स्पीशीज लुईस एसिड नहीं होती, H पॉजिटिव जरूर है। H पॉजिटिव के पास तो कुछ भी नहीं है, जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको लूज करके तो वो H पॉजिटिव बना है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर लुईस एसिड्स, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेस या लोन पेयर जिनके पास है दे आर लुईस बेसिस। अगले दो क्वेश्चन भी बन जाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस निकालने हैं सबके, है ना। अगले सारे क्वेश्चन वो एसिड बेस, लुईस एसिड, लुईस बेस पे क्वेश्चन है सारे, देख रहे हो क्या। क्वेश्चन नंबर 41 देखो सीधा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक मिला इज 3.8 into 10 to the power minus 3. व्हाट इज द पीएच वैल्यू। सिंपल है, सीधा H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ही आपको दे दिया है क्वेश्चन में, कुछ करना ही नहीं है, बस लॉग निकालना है उसका। क्या है वैल्यू, 3.8 into 10 to the power minus 3। तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विच इज व्हाट 3.8 ये अपना फॉर्मेट में भी दिया है, बढ़िया, डेसिमल के पहले एक डिजिट है, तो आप माइनस को बाहर रहने दो अभी, तो लॉग ऑफ 3.8 टेबल से निकाल लेंगे, प्लस लॉग ऑफ 10 to the power minus 3 अलग कर देंगे। यहां अपन ने प्रॉपर्टी लगाई है, लॉग A into B इज लॉग A प्लस लॉग B। ठीक है, बताओ तो टेबल से देखिए 38 का जीरो कितना है, 38 का जीरो, 38 का जीरो, बाहर माइनस साइन रहने देना, बाद में वो प्लस हो ही जाएगा वैसे भी। 5798 और सामने पॉइंट, सामने क्या लगा देंगे, पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस की जम करके सामने आएगा log 10 1 माइनस 3। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, बाहर एक ऑलरेडी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इससे मैंने बोला कि बाहर रहने दो उसको। कितना आएगा ये, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बताओ तो कितना आएगा फाइनल आंसर, 2.4202, 2.4202, जिसको आप 2.42 भी लिख सकते हैं। ये इसका पीएच हो गया, समझे क्या। तो एसिड होता है एक्चुअली सॉफ्ट ड्रिंक, नहीं पीना चाहिए, पूरा गला जलेगा, पेट को भी नुकसान पहुंचाएगा वो, और ऊपर से पूरा शुगर है, तो उससे आगे जाके शुगर भी होगा। वो क्या है, पानी में शक्कर और फ्लेवर, बस कुछ नहीं है उसमें और, समझे क्या। उससे आप वो छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। अगला भी वैसे ही बन जाएगा, देखो यहाँ उल्टा दिया है ना, विनेगर का पीएच दिया है आपको, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, एंटीलॉग निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या, है ना। एंटीलॉग किसका निकालोगे, 4.24 का, नहीं सॉरी 3.76 का, पर वो आके एक्चुअली वो माइनस है ना, देखो क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होता है ना, ये माइनस साइन को इधर भेजोगे, वैल्यू लिखोगे -3.76 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ H पॉजिटिव, है ना। अब H पॉजिटिव निकालने के लिए आप क्या करोगे, एंटी लॉग ऑफ -3 अब माइनस का तो कुछ वैल्यू होता नहीं है, तो अपन क्या करते थे, क्या करते थे अपन, -3.76 में ही +4 एंड -4, तो ये हो जाएगा आपका, कितना आएगा ये 0.24, एंटी लॉग इसका देखेंगे 0.24 का इंटू 10⁻⁻4 अलग हो जाएगा। देखो तो 0.24 का जीरो कितना आ रहा है, 1738 है क्या, 1738 और 1 पॉइंट
एक नंबर के बाद पॉइंट है, यही हमारा आंसर हो गया, खत्म। समझे क्या? 24 का 0 देखे हो ना, तो 1738 लिखा होगा, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देना। अपन लॉग ऐसे फॉर्मेट में देखते हैं, लॉग का आंसर ऐसे लिखते हैं, एंटी लॉग को ऐसे फॉर्मेट में देखते हैं और उसका आंसर ऐसे लिखते हैं, उल्टा। ठीक है, 43 पढ़ो। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, HCOOH, HCN एट 298 केल्विन आर, तीनों वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस। याद घबराना नहीं कि कॉन्जुगेट बेस कहां से आ गया, ये तो तीनों एसिड है। तो अब याद रखो KW इज इक्वल्स टू KA इंटू KB, ये रिलेशन याद रखना, इससे बन जाएगा। सबका K दिया है, आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट एक ही चीज होती है। सबका, तीनों एसिड का आपको Ka दिया है, KB निकालने बोला है। यानी कि अगर आप पहला एसिड लो HF प्लस H2O गिव्स यू F नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ये हुआ रिएक्शन इसका। समझना क्या किया अपन ने, HF से H पॉजिटिव रिमूव कराया, ब्रोंस्टेड एसिड प्रोटॉन लूज करेगा, और ये ब्रोंस्टेड बेस है तो प्रोटॉन गेन कर लेगा। उल्टे रिएक्शन में तो इसका एसिड है ये, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, F नेगेटिव, ये वो कॉन्जुगेट। आपको इसका KB निकालने बोला है, तो पूरा इक्वेशन से चालू करने की जरूरत नहीं, सीधा ये रिलेशन यूज करेंगे। KW क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 14, बस K को इससे डिवाइड कर दो, KB, हाँ KB निकालने के लिए K को डिवाइड कर दो, बस तीनों के लिए यही काम करना है। सुन रहे हैं क्या? आपको तीनों एसिड का Ka दिया है कि नहीं दिया है? अरे हाँ है ना, तो तीनों का KB निकल जाएगा, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। पढ़ो 44 पढ़ते हैं, 44 करते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं 44। The ionization constant of phenol is 1 into 10 to the power minus 10. What is the concentration of phenolate ion? फिनॉल और फिनोलेट क्या होता है समझना ना, ये फिनॉल होता है C6H5OH, ये तो अपन पढ़े ना बेंजीन वाले में, कि बेंजीन रिंग में क्या लगा रहेगा, OH, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फिनॉल। और ये जब H पॉजिटिव लूज कर देता है ना, तो जो बचता है C6H5O नेगेटिव, वो फिनोलेट होता है, ये फिनोलेट है। अरे जैसे एसिटिक एसिड से एसिटेट नहीं बनता है, H पॉजिटिव हटेगा तो बचा हुआ CH3CO नेगेटिव को क्या बोलते हो आप, एसिटेट बोलते हो ना। वैसे ही फिनॉल से अगर H पॉजिटिव हट जाएगा तो वो फिनोलेट हो जाएगा, 8 लगा देते हैं ना अपन। ठीक है, हाँ, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन 0.05 m सोल्यूशन ऑफ फिनॉल, व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अल्फा भी निकालने बोला है, पहले कंसंट्रेशन निकालना है फिर अल्फा निकालना है। इफ द सोल्यूशन इज आल्सो 0.01 m इन सोडियम फिनोलेट। पहले रिएक्शन लिखो जल्दी से, ये वाला रिएक्शन लिखिए, C6H5OH gives you C6H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये रिएक्शन हो गया हमारा। देखेंगे इसका कंसंट्रेशन क्या दिया शुरू का, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोल इफ 0.05 m फिनॉल, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, ये लोग अभी 0 है इनिशियल। ठीक है, इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं कि x मोल डिसोसिएट हुए होंगे, तो बचा कितना, 0.05 माइनस x, और ये बने कितने, x। ठीक है, तो चलिए, और इसका K का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, इक्वेट करके x निकालो, Ka is equals to x into x upon 0.05 minus x। K का वैल्यू है, हाँ 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन, यहाँ नेग्लेक्ट कर देना 0.05 डायरेक्ट, क्योंकि x का वैल्यू वैसे भी कम है, 0.05 माइनस x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.05, मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट निकालो, x का वैल्यू आएगा उधर 10 टू द पावर माइनस 5 बाहर आएगा,
5 का अंडर रूट 2.2 इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू आ रही है। 0 पॉइंट समथिंग आएगा वो, अपन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किए हैं। ठीक है, ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया है। पहला क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन, तो आ गया फिनोलेट आयन का कंसंट्रेशन कितना था, एक्स। यही है तो फर्स्ट पार्ट का आंसर। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन, तो हो जाएगा 2.25 कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर, या आप सिंपली एम भी लिख दोगे तो भी चलेगा। मोल पर लीटर मतलब कैपिटल एम ही होता है मोलारिटी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, what will be its degree of ionization, अल्फा, अल्फा पूछ रहा है। तो ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ से अपन अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा के ए बाय सी, ऐसा कुछ लिखेगा वैल्यू, देखो जल्दी से, डाइल्यूशन लॉ, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, कहां पे टॉपिक देखो, अच्छा पर 0.01 m इन सोडियम फिनोलेट और कुछ डाला भी है। व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.01 m इन सोडियम फिनोलेट। देखिए ऑस्ट्रेल डाइल्यूशन लॉ, के अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए अपॉन सी, upon C Ka is 10 to the power minus 10, 0.01. नीचे इसमें लिखना है एक लाइन नेक्स्ट स्टेप में, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम फिनोलेट, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम फिनोलेट, क्योंकि आपको क्या बोला है, व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0, मतलब आपने 0.01 सोडियम फिनोलेट भी ऐड किया है तो उससे भी तो फिनोलेट आयन निकलेगा ना। सोडियम फिनोलेट क्या होता है, C6H5ONa, जब ये ब्रेक होगा तो यहां से भी आपको C6H5O मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 सोडियम फिनोलेट, कॉमा, let us suppose let us suppose let us suppose y is the amount of phenol dissociated, पहले अपन ने x माना था ना, कॉमन आयन डल रहा है, सुन रहे हो, ये क्या है, कॉमन आयन है। तो इफ, हाँ क्या लिखे, सपोज y is the amount of phenol dissociated, comma, then at equilibrium C6H5OH का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.05 माइनस y, इतने से कम करोगे ना, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन तो 0.05 था, उससे अपन क्या कर देंगे, माइनस y, क्योंकि अब उतना कम कर रहे हैं अपन, y मान रहे हैं ना उसको, पहले अपन x मान के चला रहे थे पर अब y ले रहे हैं दूसरा वेरिएबल, क्योंकि अपने पास और फिनोलेट आयन बन चुके हैं आपके कॉमन आयन डालने से, तो इतना बचेगा, मतलब इतना रहेगा C6H5OH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इज इक्वल्स टू, पहले से कितना था हमारे पास 0.01, यहां से तो पूरा मिलेगा ना, आप कितना लियो फिनोलेट,
यहाँ ये तो पूरा डिसोसिएट होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको कितना मिलेगा C6H5, वो नेगेटिव पूरा और Na पॉजिटिव पूरा, तो ये इतना तो आ गया 0.01, ये जीरो बचा ना। आपने शुरुआत की थी 0.01 से, तब ये दोनों जीरो थे, पर ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, तो ये कितना मिलेगा आपको 0.01, 0.01 प्लस यहां से वाई आएगा, कहां से वाई आएगा, इससे, इससे तो कम ही आ रहा है, तो आप इसका तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हो कि 0.01 प्लस वाई इज अप्रोक्सीमेटली 0.01। इस देखो, इससे ऑलरेडी इतना सारा फिनोलेटान आ चुका है कि इसके सामने ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये कम है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो लिख दो अगले लाइन में इसकी वैल्यू, और इसको अप्रोक्सीमेटली लिख भी देना, अप्रोक्सीमेटली 0.01 m, ये आपका इसका आ गया कंसंट्रेशन, और इसका कंसंट्रेशन ये है। ठीक है, और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना होगा, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव तो नहीं, 0.01 कैसे होगा, वो तो आपका इसके बराबर ही रहेगा ना, Y के बराबर, ये तो ये H पॉजिटिव थोड़ी ना दे रहा है, आपने जब इसको डाला इतना तो उसने ये आयन दिया, H पॉजिटिव थोड़ी ना दिया, तो H पॉजिटिव तो Y के बराबर ही रहेगा, H पॉजिटिव किसके बराबर रहेगा, Y के बराबर ही रहेगा। देखो अपन ने यहाँ पे X और यहाँ पे Y क्यों लिया, उसका कारण समझना, पहले डिसोसिएशन अकेले हो रहा था, अकेला फिनॉल ही था, तो डिसोसिएशन हो रहा था, हमने कॉमन आयन में क्या पढ़ा है कि कॉमन आयन डालने से डिसोसिएशन कम हो जाता है, यानी कि X से छोटी वैल्यू एक्चुअली Y की होगी, क्योंकि वो सप्रेस कर देता है डिसोसिएशन को, सॉल्युबिलिटी भी सप्रेस हो जाती है और डिसोसिएशन भी सप्रेस हो जाता है, क्योंकि आपने क्या बढ़ाया है, आपने ये वाला आयन बढ़ाया, इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो टू रीअचीव इट ये कम होना चाहिए, ये कम होना मतलब रिवर्स डायरेक्शन, तो कॉमन आयन डालने से आप डिसोसिएशन और कम कर रहे हो, इसलिए अपन X नहीं लिए, दूसरा वेरिएबल Y लिए, और Y की वैल्यू X से कम है, Y की वैल्यू X से कम है, मतलब पहले अगर 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएटर होंगे ना, आपके इसको डालने पर वो डिसोसिएशन और कम हो गया, तो मान लो हो सकता है 3 या 4 ही हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए अभी पुट करिए वैल्यू वापस से, तीनों की वैल्यू अपने पास है, के फिर से निकालते हैं, के कितना हो जाएगा, देखो अगर ये चीज नहीं ऐड किए होते ना, सुनना मेरी बात, अगर ये चीज नहीं ऐड किए होते ना, तो आपका सीधा ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा के अपन अल्फा निकाल लेते कि अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में के ए अपॉन सी, सीधा निकालते, बट अभी क्या हो गया ना, आपने ये ऐड किया, उससे के का वैल्यू चेंज हो जाएगा, के का नया वैल्यू निकालने के लिए इसका अलग से कंसंट्रेशन निकाले, इसका अलग कंसंट्रेशन निकाले, इसका अलग कंसंट्रेशन निकाले, ये तीनों का, इसका एक्स का यूज नहीं, वो तो निकालने ही बोला था ना, फर्स्ट पार्ट तो यही था हमारा कि जब फिनॉल अकेला था तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन 0.05 m फिनॉल, वो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर इसमें अपने 0.01 m सोडियम फिनोलेट डाल दिया, उसके बाद बताओ अब क्या होगा, तो उससे नया के निकालना पड़ेगा अपन को, नया के क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, अब बढ़ा है कि नहीं इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, H पॉजिटिव कम हो गया होगा थोड़ा सा, क्योंकि डिसोसिएशन कम हो जाता है, डिसोसिएशन इज सप्रेस्ड। ठीक है, इससे नया के निकाल रहे तो डाल दो, वैल्यू क्या हो जाएगी नए के की, 0.01 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 0.05 माइनस बाय, और इसकी वैल्यू है बाय। ठीक है, और के तो कांस्टेंट ही होता है, जो वैल्यू दी है वही पुट कर दो, और यहां से वाई आ जाएगा आपका, समझ रहे हैं क्या, क्लियर है, वाई निकल जाएगा ना, आप चाहो तो इसको भी 0.05 ले लो, 0.05 माइनस वाई 0.05, उससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, तो वाई निकल जाएगा, वाई आएगा, वाई विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये वाई आया। अब बताओ अल्फा कैसे निकालेंगे, वाई क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, अल्फा क्या होता है, अल्फा का डेफिनेशन बताओ मुझे, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपन नंबर ऑफ मोल टेकन, यानी कि वाई बाय सी, वाई आप निकाल चुके हो, सी आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है सी, 0.05, 0.05 फिनॉल है, तो 5 अल्फा विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी हाँ माइनस 10
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इज 0.05 यानी कि 5 इंटू 10⁻²। 5 कैंसिल, आंसर आएगा 10⁻⁸। बहुत ही छोटा अल्फा, 10⁻⁸, मतलब ना के बराबर डिसोसिएशन है। मतलब एक मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना। 10⁻⁸ आ रही है अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल टेकन। इसका रेशियो 0.000001। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक बार क्वेश्चन ब्रीफ करते हैं वापस से। क्वेश्चन में क्या बोला था आपके पास कि पहले आपके पास सिर्फ क्या है? फिनॉल है। कितना फिनॉल है? ये फिनॉल का कंसंट्रेशन दिया और आपसे पहले पूछ लिया, चलो बताओ तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा और ये कितना बचेगा। तो ये तो अपन को आता था, ये हमने कर दिया कि क्योंकि के तो दिया था। मान लिए एक्स मोल डिसोसिएट होगा तो ये बचा 0.05 माइनस एक्स और ये बने एक्स एक्स। उससे अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे या थोड़ा सा कैंसिल आउट करके अप्रोक्सीमेशन करके अपन एक्स का वैल्यू अंडर रूट करके निकाल लेंगे। तो अपना ये तीनों का आंसर आ गया पहला पार्ट। अब अपन ने इसी में क्या मिला दिया? C6H5ONa मिला दिया। कितना? 0.01, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिससे इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। कॉमन आयन था इसमें, तो इसका नया कंसंट्रेशन क्या हो गया? यहाँ का पूरा 0.01 निकला। और अब समझ लेते हैं कि y निकल रहा है। अब x मत मानना क्योंकि x तो ज्यादा था पहले। अब आपके कॉमन आयन डालने से डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है। तो अब मान लेते हैं y निकला होगा, तो ये प्लस y हो गया, H पॉजिटिव y बना और ये आपका 0.05 माइनस y बचा। समझ क्या? जितना पहले ये था ये पहले कितना था? 0.05 माइनस x, ये x और ये x। ये शुरू वाला केस था, फर्स्ट पार्ट वाला। और अब क्या हो जाएगा? आपने कॉमन आयन डाला तो ये वाला चीज कहां से आया? कॉमन आयन से। ये कहां से आया? ये हमने एज्यूम किया कि इतना कम हुआ तो इतना इतना बनेगा। समझे क्या? तो इसके लिए नया के निकाल लिए, तो वही था, के का वैल्यू सेम रहेगा पर वाई निकल जाएगा इससे। और फिर अल्फा आ जाएगा आपका वाई बाय सी। वाई बाय व्हाट इज वाई? कितना डिसोसिएशन हुआ है, व्हाट इज सी? कितना आपने लिया था। वही तो होता है अल्फा। सबसे पहले अपन जब आयनिक इक्विलिब्रियम चालू किया था अपने अल्फा का डेफिनेशन ही लिखा था कि अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन व्हिच इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। 100 लिए थे, 100 में अगर 10 ही डिसोसिएट हो तो 10 बाय 100 0.1, 10%। ठीक है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ऐसे तो 60-70 क्वेश्चन है उसमें, है ना। अपन 44 तक आए हैं, उसके बीच के जो क्वेश्चन छोड़े अपन वो सिमिलर क्वेश्चन से फिर छुड़वाया हूं मैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास से रिवीजन चालू करूंगा, है ना। तो पहले अपन